नमस्कार। आपका अखबार के संक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। राजनीतिक विरासत की लड़ाई बड़ी कठिन होती है और उस लड़ाई को, उस संघर्ष के लिए ज़रूरी होता है आपका आचरण उस तरह का जिसकी विरासत को आप हथियाना चाहते हैं। उसके सिद्धांतों पर, उसके जीवन में उसने जिस तरह से जीवन जिया है और जिन बातों के लिए जिया है उस पर आचरण का। आज जिस मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की विरासत को लेकर। तो उनकी विरासत को लेकर झगड़ा उत्तर प्रदेश में एक तरह से शुरू हो गया है और एक छोटी सी घटना से शुरू हुआ। 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि लखनऊ में एक जेपी कन्वेंशन सेंटर बन रहा है। इसका निर्माण कब शुरू हुआ? 2003 में, जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। उसके बाद 4 साल मुख्यमंत्री रहे, पूरा नहीं हुआ। उसके बाद जो है 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव 5 साल मुख्यमंत्री रहे, पूरा नहीं हुआ। उसकी कॉस्ट बढ़ती गई। अब वहाँ जेपी की एक मूर्ति लगी है। पिछले साल भी कोशिश की थी अखिलेश यादव ने, माल्यार्पण की। इस साल भी कोशिश की, सरकार ने रोक दिया। अब क्यों सरकार ने रोका, क्या कारण बताया, उनमें नहीं जाना चाहते, वो मुद्दा भी नहीं है। जो लोग ये समझ रहे हैं कि सरकार ने क्यों रोका, इतनी बड़ी खबर बनवा दी, बड़ा फ़ायदा पहुंचा दिया अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को, उनको मुद्दे की समझ नहीं है। ये मुद्दा है जेपी की विरासत का। अब आप जरा कॉन्ट्रडिक्शन देखिए आचरण में समाजवादी पार्टी के और अखिलेश यादव के। जो इस समय की पीढ़ी है, थोड़ा पहले की भी, अगर आज जिसने जेपी मूवमेंट देखा है, मैं जेपी के उस दौर की बात नहीं कर रहा हूँ जब आज़ादी के आंदोलन के दौरान हज़ारीबाग की जेल की चारदीवारी कूदकर वो निकले थे। आज़ादी के आंदोलन में उनका क्या योगदान रहा, गांधी जी के साथ उनके कैसे संबंध थे, नेहरू के साथ कैसे संबंध थे, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आज जेपी की पहचान आज की पीढ़ी में जो भी है वो है इमरजेंसी के विरोध के सबसे बड़े प्रतीक के रूप में। इमरजेंसी की लड़ाई अगर जेपी का नेतृत्व न होता तो विपक्ष लड़ नहीं पाता। तो प्रतीक बन गए थे। प्रतीक क्यों बने, या कैसे लोग प्रतीक बन जाते हैं? जिनका अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं हो। जेपी जो है सक्रिय राजनीतिक जीवन में नहीं थे। आज़ादी के बाद ही उन्होंने राजनीति से किनारा कर लिया था। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया बहुत चाहते थे कि जेपी सक्रिय राजनीति में लौट कर आए, उनकी बड़ी ज़रूरत है। उनको मनाने के लिए पटना गए, लेकिन जेपी ने मना कर दिया। वो विनोबा के साथ भूदान आंदोलन और दूसरे आंदोलनों में इस तरह के शामिल हो गए थे और सक्रिय राजनीति उन्होंने छोड़ दी थी। एक समय जवाहरलाल नेहरू भी सरदार पटेल के निधन के बाद चाहते थे कि जेपी आएँ और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाएं। जेपी ने मना कर दिया। ऐसी शख्सियत थे जेपी। तो जब मना कर दिया डॉक्टर लोहिया को जयप्रकाश नारायण ने, तो गांधी मैदान में डॉक्टर लोहिया की अंतिम सभा हुई। बहुत बड़ी सभा हुई थी, बड़े नेता थे। उसमें उन्होंने कहा था कि मैं आज यहाँ कह के जा रहा हूँ पटना के गांधी मैदान में कि एक दिन आएगा जब जेपी को लौट कर आना पड़ेगा। और उनकी वो भविष्यवाणी सही निकली। 1975 का आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जेपी को बाहर आना पड़ा। हालांकि चुनावी राजनीति में नहीं आए, उससे उन्होंने दूरी बनाए रखी, लेकिन राजनीति में आए और इंदिरा गांधी की सरकार, कांग्रेस की सरकार के खिलाफ अभियान चलाया, जिसके कारण वो सरकार गई, सत्ता से बाहर गई इंदिरा गांधी। तो उन जेपी की विरासत अगर अखिलेश यादव पाना चाहते हैं तो उनको सबसे पहला काम, बाकी सब चीज़ें भूल जाइए, इमरजेंसी के विरोध में खड़ा होना होगा। तो क्या आप इमरजेंसी के विरोध में खड़े हो सकते हैं जिन लोगों ने इमरजेंसी लगाई उनको गले लगाकर? अब कांग्रेस के साथ गठबंधन है समाजवादी पार्टी का। एक तरफ जेपी हैं जो इमरजेंसी के विरोध के प्रतीक हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और इंदिरा गांधी जिन्होंने इमरजेंसी लगाई। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई और उनके पोते राहुल गांधी के साथ गठबंधन है अखिलेश यादव का। अब ये दोनों परस्पर विरोधी बातें हैं। ये कि आप कातिल के साथ भी हों और जो मारा गया है उसके प्रति सहानुभूति भी जताने के लिए चले जाएं, ये दोनों कैसे हो सकता है? दोनों में से एक को चुनना पड़ता है।
तो अगर आपको जेपी की विरासत चाहिए तो जेपी जिन चीज़ों के लिए अपने जीवन में खड़े रहे, जिन सिद्धांतों पर, उन पर आपको खड़े रहना होगा, उस पर खरा उतरना होगा। जेपी के विरोधियों से या जेपी के विचार को मारने वालों के साथ खड़े होकर आप जेपी की विरासत हासिल नहीं कर सकते। जैसे कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की विरासत भी आपके लिए हासिल करना कठिन है। समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूं। डॉक्टर लोहिया पूरे जीवन कांग्रेस विरोध की राजनीति करते रहे, नेहरू परिवार के विरोध की राजनीति करते रहे, और उनके शिष्य अगर ये दावा करें कि वो उनकी विरासत चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन कर लें, साथ हो जाएं, तो ये कैसे हो सकता है। तो उस दिन की जो घटना थी वो केवल ये नहीं था कि जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने जाना चाहते थे और सरकार ने रोक दिया, सरकार इतनी नासमझ है, उसने मुद्दे को बड़ा बना दिया। ये लड़ाई, ये संघर्ष जेपी की विरासत का है। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। आरएसएस और बीजेपी दोनों शामिल, जो आंदोलन था जेपी का उसमें, और लगातार शामिल रहे, और जेपी की सहमति और मर्जी से शामिल रहे और बड़ी भूमिका निभाई उसमें। उसके बाद जेपी के कहने पर, याद रखिए जब इमरजेंसी हटने वाली थी, चुनाव की घोषणा होने वाली थी, तो इंदिरा गांधी ने संदेश भिजवाया था बाला साहब देवरस के पास। उनको पता चल गया था कि जनता पार्टी बनाने की योजना चल रही है, तो उन्होंने कहा कि अगर जनसंघ इस गठबंधन में शामिल ना हो, इस पार्टी में शामिल ना हो, तो वो आरएसएस के खिलाफ जो प्रतिबंध लगा है उसको हटा देंगी। बाला साहब देवरस ने सीधे सीधे मना कर दिया कि ये बात हमको कतई मंजूर नहीं है। हम जेपी जो जनता पार्टी बनाना चाहते हैं, उनके आशीर्वाद से जो बनने वाली है, उसमें हर हाल में शामिल होंगे। और जनसंघ शामिल हुई। जनसंघ ने विलय कर दिया अपना, जनता पार्टी में अपना अस्तित्व समाप्त कर दिया जेपी की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए। और ये भारतीय जनता पार्टी की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे 1999 में, जिसने जेपी को भारत रत्न दिया मरणोपरांत। कांग्रेस की किसी सरकार ने नहीं दिया। नेहरू के बहुत करीबी थे इसके बावजूद। और जेपी छोटी राजनीति करने के लिए नहीं जाने जाते। आपको पता होगा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पत्नी प्रभावती देवी और जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू, इन दोनों के बड़े अच्छे संबंध थे, पत्र व्यवहार भी होता था, और उसमें बहुत कुछ ऐसा था जो नेहरू के खिलाफ था। जेपी ने वो सारा पत्राचार ले जाकर इंदिरा गांधी को सौंप दिया। जब वो आंदोलन कर रहे थे तो वो चाहते तो उसका इस्तेमाल कर सकते थे राजनीतिक रूप से, लेकिन वो इंदिरा गांधी को बेटी की तरह मानते थे, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू से उनकी मित्रता थी, उनके साथ के व्यक्ति थे। तो उन पत्रों का उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया। वो आज भी जो है कांग्रेस के पास होंगे, मेरा ख्याल है शायद सोनिया गांधी के पास होंगे। वो नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी में शायद गया होगा, और वहाँ से अब बहुत कुछ जो है सोनिया गांधी ले गई हैं, तो उनके पास होगा, है कि नहीं मुझे मालूम नहीं। लेकिन ये कहानी जेपी को समझने के लिए जेपी की विचारधारा को तो समझना पड़ेगा। जेपी की विरासत आप केवल उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करके जो है नहीं हासिल कर सकते। तो बीजेपी ने क्या किया, जेपी को भारत रत्न दिया और उनके आदर्शों पर चलने की कोशिश की। चल रही है नहीं चल रही है ये फैसला आप लोग कर सकते हैं, कितनी सफल है असफल है, वो दिखावे के लिए कर रही है, रणनीतिक उद्देश्य से कर रही है, या सचमुच दिल से कर रही है, इन सब बातों पर बहस हो सकती है। आपको इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि अगर जो भी, चाहे अखिलेश यादव हों या कोई भी, जेपी की विरासत को हासिल करना चाहता है, तो उसको ये याद रखना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने जेपी को अमेरिका का एजेंट कहा था। और दूसरी बात, जेपी के निधन के बाद संसद में उन शोक प्रस्ताव पास करने का जब समय आया तो इंदिरा गांधी ने विरोध किया, कहा जेपी कभी सदन के सदस्य नहीं रहे, इसलिए उनके निधन पर शोक प्रस्ताव पास नहीं हो सकता। हालांकि जो नियम है उसके अनुसार विशिष्ट व्यक्तियों के बारे में ऐसा प्रस्ताव पास हो सकता है राज्यसभा के चेयरमैन की अनुमति से। तो ये हो सकता था, लेकिन इंदिरा गांधी ने होने नहीं दिया। और ये वही कांग्रेस पार्टी है
और वही नेहरू परिवार है। एडविना माउंटबेटन के निधन के बाद जवाहरलाल नेहरू ने संसद के दोनों सदनों में शोक प्रस्ताव पास कराया। अब एडविना माउंटबेटन किस सदन की सदस्य थी? उस समय ये नियम याद नहीं था। तो जेपी और इंदिरा गांधी और कांग्रेस का विरोध, इसमें कभी कोई कमी नहीं आई, जेपी के निधन के बाद भी नहीं आई। ऐसा भी नहीं हुआ कि चलिए जो लड़ाई थी, जो संघर्ष था, राजनीतिक मुद्दा था, वो उनके निधन के साथ खत्म हो गया, वो भी नहीं। जेपी के निधन पर शोक प्रस्ताव भी पास नहीं होने दिया कांग्रेस पार्टी और इंदिरा गांधी ने। उस कांग्रेस पार्टी के साथ अखिलेश यादव का गठबंधन है। इमरजेंसी लागू करने वाली कांग्रेस पार्टी, उस कांग्रेस पार्टी के साथ अखिलेश यादव का गठबंधन है। तो आप इमरजेंसी के विरोध में भी अगर मुलायम सिंह यादव होते तो वो इस विरासत का दावा कर सकते थे। इमरजेंसी के विरोध में थे, इमरजेंसी में जेल गए थे और संघर्ष किया था कांग्रेस के खिलाफ। वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जो गैर कांग्रेसवाद की राजनीति थी, उस पर आखिर तक चले। बीच में अपवाद छोटे मोटे एक दो छोड़ दीजिए, तो लगातार वो गैर कांग्रेसवाद की राजनीति अपने पूरे जीवन करते रहे। अखिलेश यादव तो उसका भी दावा नहीं कर सकते। तो कांग्रेस के साथ, यानी आप कातिल के साथ खड़े होकर, फिर कह रहा हूं, जो विक्टिम है उसके प्रति सहानुभूति कैसे दिखा सकते हैं? तो जेपी की विरासत केवल माल्यार्पण से हासिल नहीं हो जाएगी, जेपी के सिद्धांतों पर आचरण करने से होगी। न तो डॉक्टर लोहिया की विरासत आपको ऐसे मिल जाएगी। डॉक्टर लोहिया का पूरा जीवन, दो बातें, एक गैर कांग्रेसवाद की राजनीति, मतलब बहुत से उनकी उपलब्धियां और उनके जो विचार हैं, सिद्धांत हैं, वो पूरी पीढ़ी को सीखने लायक हैं। सभी राजनीतिक दलों के लिए वो एक तरह का उदाहरण है, एक तरह के आइकन हैं, एक तरह के नायक हैं। और दूसरी बात, उनका जो नारा था, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। संसोपा यानी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, जो उनकी पार्टी थी, आज की समाजवादी पार्टी नहीं। ये तो 1992 में बनी है, मुलायम सिंह जी ने बनाई। तो वो नारा था, उस 60 में पिछले जो 60 बोलते थे उसमें महिलाएं भी थी। तो समाजवादी पार्टी को तो सोचना चाहिए कि उसकी पार्टी में, बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए, संगठन में, विधानसभा और लोकसभा के टिकट वितरण में महिलाओं का कितना प्रतिनिधित्व है। तो केवल कहने से, दावा करने से कि हम लोहियावादी हैं, हम लोहिया के शिष्य हैं, आपको लोहिया की या जयप्रकाश नारायण की विरासत नहीं मिल सकती है। और कांग्रेस के साथ जाकर तो बिल्कुल नहीं मिल सकती है। कांग्रेस इन दोनों के विरोध की प्रतीक है। और उस कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े होकर आप ये कहें कि हम इन दोनों की विरासत चाहते हैं, अभी बात जेपी की हो रही तो जेपी की ही करते हैं। जेपी अपने जीवन के आखिरी समय में कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार से लड़े, कांग्रेस पार्टी के अधिनायकवाद से लड़े, कांग्रेस पार्टी के इमरजेंसी लगाने के फैसले के खिलाफ लड़े, जनतंत्र को बहाल करने के लिए लड़े और उस संघर्ष में विजय पाई। उन जेपी की विरासत अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो कांग्रेस के साथ खड़े होकर तो नहीं हो सकता। लोगों की याददाश्त चाहे जितनी कमज़ोर हो, इतनी कमज़ोर भी नहीं है, वो इन बातों को भूल जाएं कि जेपी की पहचान किस बात के लिए है, ये भारत का जो जनमानस है वो कभी भूल नहीं सकता। आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा आंदोलन उस समय तक का जेपी मूवमेंट था। तो दो बड़े आंदोलन जो राष्ट्रव्यापी हुए, एक जेपी मूवमेंट हुआ और दूसरा अयोध्या का आंदोलन जो चला। तो जेपी जो है उस मूवमेंट के नायक थे, नेतृत्व किया उन्होंने। और सारे राजनीतिक दल अपने आपसी मतभेद बुलाकर न केवल उनके साथ खड़े होने को तैयार हुए, बल्कि अपनी अपनी पार्टियों का विलय कर दिया उनके कहने पर जनता पार्टी में। तो ऐसे व्यक्ति की राजनीतिक विरासत करने के लिए आपको बड़ा संघर्ष करना, बड़ा त्याग करना पड़ता है। इतनी आसानी से विरासत नहीं मिलती।
और भारतीय जनता पार्टी देखिए किस तरह से दूरदर्शी रणनीति के तहत काम करती है। समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह की राजनीति का दूसरा आधार क्या था? किसान। और उत्तर प्रदेश में कम से कम किसानों की राजनीति के सबसे बड़े प्रतीक चौधरी चरण सिंह। बीजेपी ने चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत भारत रत्न दिया और उनके पोते आज और उनकी पार्टी आज बीजेपी के साथ है। और हरियाणा के चुनाव ने बताया कि किसानों का मुद्दा कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं है, लेकिन आप कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके किसानों के मुद्दे की बात करेंगे, कैसे होगा? तो कुल मिलाकर जो बात उभर कर सामने आ रही है कि आप चाहते जो हैं, ये चाहने में कोई बुराई नहीं है। आप जो घोषित लक्ष्य बताना चाहते हैं वो बड़ा अच्छा लक्ष्य है। आप जेपी की विरासत चाहते हैं, आप लोहिया की विरासत चाहते हैं। राजनीति के लिए इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। जो भी पार्टी चाहे, जो भी नेता चाहे, ये दोनों आदर्श पुरुष हमारी भारतीय राजनीति के या कहें सार्वजनिक जीवन के। लेकिन आचरण से आपको साबित करना पड़ेगा कि आप विरासत के हकदार हैं। केवल दावा ठोक देने से विरासत नहीं मिल जाने वाली है। तो ये जो हुआ 2 दिन पहले लखनऊ में, ये बताता है कि दरअसल आप उस कठिन रास्ते पर नहीं चलना चाहते। आप सिर्फ महज प्रतीक की राजनीति पर चलना चाहते हैं कि जेपी की मूर्ति पर हमने जो है माल्यार्पण कर दिया, इसलिए हम जेपी के अनुयायी हो गए, इसलिए हमको उनकी विरासत मिल जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी जो इमरजेंसी के खिलाफ लड़ी, जो जेपी मूवमेंट में जेपी के साथ कदम से कदम मिलाकर चली थी, जेपी लाठीचार्ज में जब जेपी पर लाठी पड़ने वाली थी तो उस लाठी को अपने कंधे पर लिया था नानाजी देशमुख ने। वो बीजेपी कैसे होने देगी कि आपको जो है जेपी की विरासत ऐसे ही चुपचाप हासिल करने के लिए छोड़ दे? तो विरोध इसलिए हुआ। वो केवल मूर्ति पर माल्यार्पण का मामला नहीं है या जेपी कन्वेंशन सेंटर का मामला नहीं है। वो सब बातें करके आप पूरे मुद्दे को बहुत छोटा बना रहे हैं। जो लोग भी ऐसा कह रहे हैं, ये बड़ा मुद्दा है, ये दूरगामी राजनीति का हिस्सा है जिसको भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से समझ रही है और उसको मौका मिल गया है। उसको मौका मिल गया। वो पहले भी ये बात मानती थी कि जेपी की विरासत के हकदार अखिलेश यादव नहीं हैं, लेकिन अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन होने के बाद तो उसको ये लड़ाई लड़ने में आसानी हो गई है। अखिलेश यादव को कटघरे में खड़ा करने में उसको आसानी हो गई है। अखिलेश यादव दोनों का दावा नहीं कर सकते कि हम इमरजेंसी के खिलाफ भी हैं और इमरजेंसी लगाने वालों के साथ भी हैं। ये दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती, किसी के गले नहीं उतर सकती। तो इसलिए समाजवादी पार्टी को समझना पड़ेगा कि ये तटस्थता जो है हर समय काम नहीं आती। ऐसे मौके आते हैं इतिहास में जब आपको एक पक्ष में खड़े होना पड़ता है। तो या तो आप इमरजेंसी लगाने वालों के साथ हैं या उसका विरोध करने वालों के साथ हैं। फैसला आपका है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।